पूरे देश में जो करेंसी बैन को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। संसद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट है और लगातार नरेंद्र मोदी जो हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो घेरे जा रहे हैं और वो लगातार सदन में बात हुई थी कि वो सदन में आएंगे, उस पर बयान देंगे, लेकिन एक बार फिर से वो सदन से नदारद हैं। मेरे साथ जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार हैं, जो सोशल साइंटिस्ट भी हैं और तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पे बारीक नज़र रखते हैं, तीखी नज़र रखते हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि जो वर्तमान हालात हैं उसको वो किस नज़रिए से देख रहे हैं और जो नोटबंदी का जो फैसला किया गया उसका समाज पर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से किस तरह का इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। सर, जिस तरह से नोटबंदी का ऐलान हुआ और उसको क्षणिक वाहवाही मिली, उसके बाद अब 15-16 दिन आज हो चुके हैं, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, तो एक समाज वैज्ञानिक के रूप में आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो नोट बदली का कार्यक्रम चलाया है इस सरकार ने, उससे एक तरह से एनार्की है। कोई रूल ग्रास रूट पर दिखाई नहीं पड़ता है। अनिश्चितता इतनी बढ़ गई है कि आने वाले समय में क्या होगा। और तीसरी तरफ जो जनता है वह मुतमईन नहीं है कि क्या उसके पैसे पर कोई उसका अधिकार है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है वह एक तरह से तुगलकी फरमान की तरह जारी किया गया और आज तक किसी भी चीज़ में कोई निश्चितता दिखाई नहीं पड़ रही है कि क्या जो व्यक्ति का पैसा है, और स्पेशली जिस नोट पर यह लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को वचन देता हूं कि मैं इतने पैसे को वापस करूंगा, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या जो आरबीआई गवर्नर का जो वचन है, धारक को वचन है, क्या वह पूरा किया जा रहा है? मेरा पैसा ही मैं विड्रॉ नहीं कर सकता हूं। किसी भी देश के अंदर, विश्व के किसी भी देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था कि मेरा पैसा और आपने जमा करवा लिया और आप मना कर रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा, ये ऐसा लगता है कि संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना हो रही है और इस पर कोई बोल नहीं रहा है। और विशेषकर जो ज़मीनी स्तर पर दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली का काम करने वाले लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, लोग उसकी बात नहीं करते हैं। दूसरी तरफ आप पेटीएम की बात कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। ये केवल और केवल जो अर्बन सेंटर के लोग हैं, जो नगरीय विचारधारा के लोग हैं, नगरीय लोग हैं, उसकी मुट्ठी भर जमात की आप बात कर रहे हैं। भारतवर्ष की 68% आबादी आज भी गांव में रहती है, जिसके पास ना आपका एटीएम कार्ड है, ना डेबिट कार्ड है और ना ही उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसलिए आप कम से कम उन जो हफ्तेवार हाट लगती है गांव के अंदर, जो बाजार लगते हैं हफ्ते में, जहां पर लोग अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए कुछ बीन लेकर के ले जाते हैं, वहां पर भैंस भी बिकती है, गाय भी बिकती है, बकरी भी बिकती है, उसका दूध और गुड़ भी बिकता है। क्या वहां पर एटीएम और पेटीएम और ऑनलाइन मशीन की बात हो सकती है? वो कैश इकॉनमी ही चलेगी जहां पर नगदी चलता है और नगदी का नितांत अभाव है। सर, आपने एक शब्द कहा जिसे नोटबंदी कह रहे हैं, करेंसी बैन कह रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन कह रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं नोट बदली। इसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे जहां तक ये लग रहा है कि आप नोट बंद नहीं कर रहे हैं और आप जो पुराने नोट थे उसको बदल रहे हैं। अर्थात ये हुआ कि नोटबंदी हुई थी 1978 में, जब आपने क्या किया था कि 10,000, 5,000 के नोट बंद किए थे, 1,000 के नोट बंद किए थे, 500 के नोट बंद किए थे। अभी आप क्या है कि 1,000 के नोट आप रखेंगे, 500 के नोट आप रखेंगे और उनको आप जो बदल करके नया नोट दे रहे हैं, वो जो पुराने नोट हैं आप उनको
हटा दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केवल और केवल 500 का और 1000 का नोट ही बदला जा रहा है और कोई नोट नहीं बदला जा रहा है और ना बंद हुआ है। तो इसलिए मैं इसको नोटबंदी नहीं कहूँगा, नोट बदली कहूँगा कि आप पुराने नोटों की एवज में नए नोट बदल करके ला रहे हैं। तो इसका किस तरह से, जो आप चूँकि सोशल साइंटिस्ट हैं, समाज की जड़ें, गहरी जड़ें तक आप समझते हैं, आपका पूरा अध्ययन है उस पर, तो क्या लगता है कि एक जो इस देश में जिस तरह से ज़मीन का मामला हो, संपत्ति का मामला हो, जाति विशेष, वर्ग विशेष का कब्जा है, तो और जो बहुजन समाज है, जो मासेज है, वो किस तरह से इससे प्रभावित होगा? देखिए इसका सबसे बड़ी बात है कि सब लोग जानते हैं और इनकम टैक्स की रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह कहा गया है कि केवल और केवल 5% काला धन जो है वो होता है कैश में, बाकी लोग रखते हैं काइंड में, यानी कि सोने के रूप में रखते हैं, वो अपनी ज़मीन और जायदाद के रूप में रखते हैं, वो डॉलर्स के रूप में रखते हैं और नहीं तो विदेशों में भेज देते हैं। तो इसलिए ये जो आपने ये जो कवायद शुरू करी है कि नहीं हम नोट बदली से काला धन पकड़ लेंगे, वो मुझे लगता नहीं है कि इतना कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि केवल 4 और 5% ही पैसा जो काला धन है वो नगदी में होता है, बाकी सब का सब जैसा कि मैंने कहा वो जमीन जायदाद, सोने और डॉलर्स के रूप में या विदेशों के अंदर होता है। इसलिए इससे बहुत कुछ असर नहीं पड़ने वाला। रही बात जाली नोट की, तो जाली नोट की करेंसी भी बहुत थोड़ी मात्रा में है और आप उसके लिए 85% करेंसी आपने वापस करवाई है। इसका मतलब कि 90% व्यक्तियों को आपने प्रभावित किया है और जो प्रभावित हैं वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं वो हैं ग्रास रूट के वर्कर, जो हैं दिहाड़ी मजदूर, जो कि डेली बाजार में जाते हैं, अपना मैनुअल लेबर शारीरिक श्रम बेचते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो मझोले काश्तकार हैं और डेली के अनाज बेचने वाले हैं, उनके पास अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, सब्जी खरीदने के लिए लोगों के पास बाज़ार में पैसा नहीं है, और जो छोटे व्यापारी हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे होजरी का इस समय चल रहा है, छोटे छोटे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने कह दिया है कि जाओ अपने मजदूरों से कह दिया जाओ अपने घर, अब 2-3 महीने बाद आना। इसका मतलब 2-3 महीने तक जो है हालात सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि लोगों के पास कैश नहीं है। भारतवर्ष की एक जहनी मानसिकता ये है कि वह नगदी में काम करता है और नगदी के लिए उसके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो ट्रक चले हैं अनाज लेकर के आ रहे हैं और उन अनाज को लेकर के तो आ गए शहर में, लेकिन दुकानदार उसको उतार नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास नगदी नहीं है। दूसरी तरफ शादियां नहीं हो रही हैं। 2.5 लाख में कौन सी शादी हो सकती है? आप मुझे बताएं ये कहां से आंकड़ा निकाला सरकार ने कि 2.5 लाख में शादी हो जाएगी? 2.5 लाख में तो मुझे लगता है कि शहर के अंदर आपको एक जो हॉल होता है वो भी नहीं मिलेगा, तो आप खाना कहाँ से खिलाएंगे? कुछ लोगों ने बताया कि वो 800 लोगों को बुलाना चाहते थे, अब 200 में जो है 200 आदमियों को बुला करके कार्ड छपवा के वो काम चला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपनी मैयत तक नहीं उठा पाए शुरुआत के अंदर, अपने दूध मुए बच्चे के लिए जो है दूध नहीं खरीद पाए, लोगों ने जो बीमार बच्चों के लिए दवाई नहीं खरीद पाए, लोग अपनी फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, लोग आने जाने का तो जिसे कहना चाहिए किराया उनके पास नहीं बचा। तो आप गांव के अंदर 10 किलोमीटर दूर जा कर के क्या पहले जो है पैसा लेकर के आएंगे तब अपने दिहाड़ी मजदूर को देंगे? पहले आप पैसा लेकर के आएंगे तब आप बीज खरीदेंगे, लेकिन पैसा नहीं है। तो रबी की फसल बोने वाली है, बीज नहीं है। और आपको पता उत्तर प्रदेश में 2 फसल उगाते हैं लोग, एक फसल है आलू की, वो आलू बीज खरीदते हैं पहले गोडाउन से और उसके बाद वो बीज देते हैं, थोड़े दिन बाद ठंडक बढ़ जाएगी, जो बीज खरीद नहीं पा रहे हैं वो आलू की फसल नहीं कर पाएंगे, आलू सुखड़ जाएगा। तो इसलिए
आप सोचिए कि एक तरफ किसान मरेगा, एक तरफ मझोला काश्तकार मरेगा, तीसरी तरफ मीडियम स्केल इंडस्ट्री वाला मरेगा और दिहाड़ी मजदूर मरेगा और स्टूडेंट्स तक जो है इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद, जिसको आप नोटबदली कह रहे हैं, अमीर गरीब सब बराबर हो गया है, समाज में एक समरसता आ गई है। वो ये जो है भ्रम है उन लोगों का जो वास्तविकता में अपने देश को नहीं समझ पा रहे हैं। और कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि कुछ लोग देश को नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है कुछ लोग अर्थव्यवस्था को भी नहीं जानते हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर कोई अभी कोर्स नहीं किया है और इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जो लोग पेटीएम से काम चला रहे हैं, जो एटीएम से काम चला रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड से काम चला रहे हैं और जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है, वो समान हो गए हैं केवल इसलिए कि बैंक में लाइन में एक साथ लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी सोच पर तरस आती है कि अपने भारत को आप कितना समझते हैं। वो भारत जो हाट पर जीता है, आज भी 68% भारत गांव के अंदर, बाजार के अंदर जो वीकली हाट लगता है उसमें जीता है और उसमें आदान प्रदान करता है। उस भारत को आप शायद जान नहीं रहे हो। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था पर सचमुच एक बहुत ही नकारात्मक असर पड़ने वाला है। एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि इससे वो लोग घबराए हुए हैं, सकते में हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? जबकि एक दूसरे पक्ष का कहना है कि उन लोगों को पहले मौका दिया गया। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि जो पूरा जो उनका संबोधन था राष्ट्र के नाम पीएम का, वो वीडियो पहले रिकॉर्ड किया गया। इसका मतलब कि खबरें लीक हुई हैं। अब खबर आ रही है कि बीजेपी के जो स्टेट में जो दफ्तरें हैं उसके आसपास ज़मीन खरीद ली गई। तो इन सब चीज़ों को क्या लगता है कि कहीं इन बातों में कितना दम लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कॉरपोरेट घराने हैं, शायद उनको इससे फ़ायदा हो जाए? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए ना कि जो भारत में बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको कहा जाता है एनपीए, यानी कि उधार दिया हुआ पैसा जिसको बैंक उगा नहीं पाया, वापस नहीं ले पाया, वो कितना है पता है आपको? 1,14,000 करोड़। 1,14,000 करोड़ लोगों ने और धनाढ्य लोगों ने, पूंजीपतियों ने बाकायदा बैंक से लोन लिया और उस लोन को डकार गए। अब आप ये बताइए कि 1,14,000 करोड़ अमीर लोग डका रहे हैं, ये गरीब लोगों ने लोन नहीं लिया है। दूसरी बात, 9,000 करोड़ रुपया मलया भाग गए। उसी तरह ललित मोदी कितना लेकर के भाग गए। तो जो बड़े लोग हैं उनका आप टैक्स हॉलीडे देते हैं, उनको ड्यूटी माफ़ करते हैं, उनको एक्साइज ड्यूटी माफ़ करते हैं और वो लाखों करोड़ों में होता है। तो इसलिए जो इस समय आप देख रहे हैं कवायद चल रही है वो ये है कि जितना पैसा जो हमारी माता बहन, हमारे गरीब किसान लोग जब बचा करके रखते थे अपने घर के अंदर, वो कहते हैं कि ये बैंक में जमा कर दो। और बैंक में जब जमा कर दोगे तब हम क्या करेंगे कि उसको औने पौने दाम पर हम पूंजीपतियों को फिर से लोन देंगे और उस लोन से क्या होगा कि वो कार पैदा होंगे और उससे बेकार भी पैदा हो सकते हैं, कार भी पैदा होगी, बेकार भी पैदा होंगे, क्योंकि सबको काम मिलने वाला नहीं है। तो कवायद है कि पैसा बैंक में आ जाए और बैंक में 0% पर लोन दिया जाए। किसको? उन पूंजीपतियों को जो ऑलरेडी ले करके डकार करके पैसा बैठ गए हैं। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा कवायद चल रही है वो केवल और केवल धनाढ्य और पूंजीपतियों के पक्ष में हो रहा है, अमीर और नगरीय लोगों के पक्ष में हो रहा है। गरीब और जो ग्रामीण समाज का आदमी है, दलित, पिछड़ा, अक़लियत समाज और यहाँ तक कि महिलाएं और आदिवासी समाज, इसके लिए नहीं हो रहा है। वो सब के सब ठगे हुआ महसूस कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर ये कुछ लोगों से बात किया, वो इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मार उन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं पर पड़ी है जो थोड़े बहुत बचत करती थी। बिल्कुल। जिनका 10 साल 15 साल में 10 लाख या 5 लाख का बचत था और वो अब इनकम कैसे दिखाएंगे?
तो क्या लगता है कि महिलाएं जो घरेलू कामकाजी महिलाएं थी, जो खेतों में काम करती हैं, जो छोटे मोटे उद्योग करती हैं, उनका एकदम हाथ तंग हो जाएगा, वो बैंक जाएंगी या नहीं, काम करेंगी? यही बात समझना चाहिए ना कि भारत में आपने मूलभूत जो सुविधाएं देनी थी ग्रामीण अंचल में गरीबी गुर्बत के मारे भूखे लोगों को, वो आपने नहीं मुहैया कराई। आप कह रहे हैं मैं इलेक्ट्रॉनिक बैंक कर दूंगा, आपको पेटीएम दे दूंगा, एटीएम दे दूंगा, आपको क्रेडिट कार्ड दूंगा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको जहनियत सोच पैदा करनी पड़ेगी कि नहीं, जो गुर्बत के मारे लोग हैं वो नगदी समाज में जीते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जितना आप जी रहे हो उतना सुख से जियो, जितना आप खा सकते हो उतना खाओ और थोड़ा बचा करके रखो कि आड़े समय पर काम आए। जब आड़े समय पर काम आएगा तो गांव के अंदर वो बैंक नहीं जाएगा, वो पहले अपने समय में काम करेगा जो कि उसके पास पैसा रखा हुआ है। और इसीलिए जो गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने खीसे में पैसा रखते हैं जिससे कि जो नगद हो वो काम आए, वो बैंक पर नहीं होते थे। और इसीलिए कहावत बनी थी, पैसा हो बुद्धि हो कंठ और पैसा हो गंठ, वही काम आता है। आपका बैंक में लाखों रखा होगा वो काम नहीं आएगा। ये कहावत बहुत ही टेस्टेड है। इसलिए जो महिलाएं थी वो पैसा बचा करके अपने पतियों से रखती थीं और जो है छुपा करके अपने आंचल में बांध करके रखती थीं, या फिर जो है अपनी गुदड़ी के अंदर रखती थीं जिससे कि वक्त ज़रूरत उनको काम आए। आज वो सब पैसा कह रहे हैं आप बैंक में जमा कीजिए, वरना आपकी जो वो है लागत है वो कम हो जाएगी, या नोट बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने अगर एक्सचेंज नहीं किया तो वोट चलेगा ही नहीं आपको। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गरीबों के खिलाफ एक तरह का कदम है। सर, आपको बिल्कुल नहीं लगता है कि जिस तरह से सरकार लगातार कह रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है कि आप 50 दिन रुक जाइए भारत स्वर्ग हो जाएगा, विपक्ष कह रही है कि 50 दिन बाद लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है इससे कालाधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है? मुझे नहीं लगता है कि विश्व के किसी भी देश का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि आपकी नोट बदली से काले धन पर रोक लग जाएगी। ये कोई भी विश्व की कोई इकॉनमी आप बता दें जिसके अंदर काला धन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप उसके रेट को कम कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो मनःस्थिति है भारतवर्ष के अंदर वह जमा करने की है, संचय करने की है, और उस संचय को आप रोक नहीं सकते। और वो चढ़ावे की भी एक प्रक्रिया है भारतवर्ष में, जो हमने देखा कि आप भगवान को भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, भगवान से लोग चढ़ावा सीखते सीखते लोगों को चढ़ावा चढ़ाने लगे, और उस वजह से भी अपने काम के अंदर जो उनको अगर स्पीड लगवानी होती है तो ये थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, जिसको हम रिश्वत कहते हैं। तो एक भारतवर्ष के अंदर व्यवस्था नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था की जो है हंसी उड़ाई जाती है, मजाक उड़ाई जाती, जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, सोशल जस्टिस नहीं है, और इसलिए लोग जो है गलत कदम उठा करके सोशल जस्टिस पाने का प्रयास करते हैं, अपने काम को करवाने का प्रयास करते हैं, और जानबूझ करके जो जाति व्यवस्था है, वो जो समाज के दबे कुचले हैं, उनको वो न्याय नहीं देते हैं और उनसे वो उगाही करने की कोशिश करते हैं। तो करप्शन जो है वो पैसे से बाद में आता है, बल्कि सामाजिक संरचना के अंदर न्याय देने की जो प्रक्रिया है, मानसिकता है, लोग बराबरी का जो दर्जा नहीं दिया है, करप्शन वहां से पैदा होता है, पैसे से करप्शन बाद में आता है। सर, एक आपने कहा कानून और संविधान को लगातार जो जानकार है वो कह रहे हैं कि जो आरबीआई का एक्ट है उसका लगातार उल्लंघन हुआ है। सरकार पिछले 15 दिनों में 1500 के करीब नियम बना चुकी है। लोग बैंकर्स तक से मेरी बात हुई है, जो ब्रांच मैनेजर हैं, वो कहते हैं कि भैया हमें तो पल्ला ही नहीं पड़ रहा है नियम क्या हो। तो ये रोज़ तो क्या लगता है सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर ही गड़बड़ी हुई है, या ये सरकार समझ नहीं पा रही कि हो क्या रहा है या हमें करना क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार को तो
ये जो आर्थिक व्यवस्था की बात है, जो पैसा लेना देना है, ये तो आरबीआई का रूल है और 1934 का रूल है, उसके बाद फिर बदला भी है। तो इसलिए जो पैसे की लेन देन, छपना, उसको कितना छपेगा, उसकी मुद्रा की दर क्या होगी, जो मुद्रा बटेगी वो कैसे बटे, ये तो सब आरबीआई को करना था। इसमें सरकार ने अपने ऊपर ये क्यों, जिसे कहना चाहिए, होड़ लिया आवरण कि वो ये अनाउंस करेंगे, ये अपने आप में असंवैधानिक है। क्योंकि सरकार के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई हक नहीं है कि वो ये कहें कि नहीं कल से आपका पैसा नहीं चलेगा। ये बैंक के आरबीआई गवर्नर को ये कहना चाहिए था कि हम इसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि उसी के पास ये अधिकार है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी, मेरा पैसा मुझे नहीं मिलेगा, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं जीवन नहीं जी पा रहा हूं, राइट टू लिवलीहुड, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब राइट टू लिवलीहुड आपने सीख लिया, जीने का रास्ता छीन लिया, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, मौलिक अधिकारों का हनन है। तो इसका मतलब ये भी गैर संवैधानिक हुआ। इस पर कोई प्रश्न क्यों नहीं उठा रहा है? एक लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से बात आ रही है कि जो बाबा साहब थे वो भी विमुद्रीकरण के पक्ष में थे, और ये बात को लगातार बल दे के कहा जा रहा है। कहीं नहीं कहा बाबा साहब ने डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए। ये लोग जो हवाला दे रहे हैं वो, मुझे लगता है प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि जो है प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में बाबा साहब ने ये लिखा है कि डिमोनेटाइजेशन हर 10 साल में होना चाहिए। कहीं नहीं लिखा बाबा साहब ने। मैंने जो प्रॉब्लम ऑफ द रूपी है वो किताब पढ़ी है, उसके अंदर कहीं नहीं लिखा है। अगर कोई मुझे पेज बता दे तो मैं उसकी गुलामी करूंगा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कि बाबा साहब ने डिमोनेटाइजेशन लिखा। बाबा साहब ने यह जरूर कहा था कि आप करेंसी मत छापिए, आप गोल्ड कॉइन चलाइए, क्योंकि भारतवर्ष के लोगों की मानसिकता है कि होर्ड करते हैं, वो जमा करने की उनकी एक प्रवृत्ति है। और अगर गोल्ड कॉइन कर रहेंगे आपके पास, और गोल्ड कॉइन अगर होल्ड भी कर लेंगे, तो उससे भारत का ही फायदा होगा। लेकिन आप पेपर करेंसी छाप रहे हैं और उसके समान आप सोना गिरवी रख रहे हैं, तो उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप डुअल करेंसी की बात कर रहे हैं। फिर एक तरफ वो पैसा कागज हो जाएगा और कागज को होल्ड करेगा, तो उससे फायदा क्या होगा। लेकिन अगर वो सोने की करेंसी को आप छापेंगे, सोने की करेंसी रहेगी, और उसको अगर वो जमा भी कर लेता है, तो सोने का दाम हमेशा बढ़ेगा और आपकी करेंसी का दाम हमेशा बना रहेगा। ये बात बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में कही, जबकि अंग्रेजों का समय था, 1923 पे वो किताब छपी थी। लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि बाबा साहब ने ऐसा कहा कि डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए। राजनीतिक रूप से बात करें तो 4-5 दिन हो गए थे, सब लोग सत्ते में थे, सारी पार्टियां सत्ते में थी। मायावती पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो कहती हैं कि ये बिल्कुल गरीबों के हक खिलाफ है। उसके बाद अमित शाह खुद मोर्चा संभालते हैं और वो कहते हैं कि चूंकि वो पार्टियां बोल रही हैं जिनके पास काला धन है। अब जबकि पूरा विपक्ष संसद में एकजुट है, मायावती उसका नेतृत्व कर रही हैं, जबकि लोकसभा में उनके सांसद नहीं है, राज्यसभा में वो अकेले लगातार उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया कि मोदी जो है वो संविधान का और संसद का अपमान कर रहे हैं। तो क्या लगता है राजनीतिक दलों से कहीं कोई चूक हुई है, खासकर विपक्षी दलों से, क्योंकि वो उस तरह से प्रखरता से नहीं आ पाए जब तक मायावती नहीं आती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसका कोई चेहरा नहीं होता, और जो सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए प्रश्न था कि आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली आवाज़ कौन उठाएगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो ये कहे कि नहीं मैं भ्रष्टाचार के पक्ष में हूँ, हमेशा खिलाफ में मिलेगा। लेकिन उसके कौन से व्यक्ति उसके अंदर प्लेयर्स हैं, किसके ऊपर असर पड़ रहा है, इस बात को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने पहली बार उद्घाटित किया कि इसका सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक पक्ष है वो गरीबों पर पड़ेगा। और क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से गरीब तबके की, ग्रामीण तबके की, अनपढ़ तबके की सबसे बड़ी लीडर हैं भारतवर्ष में, इसलिए उनके लिए ये प्राकृतिक रूप में बिल्कुल माकूल प्रश्न था कि वही उठा सकती। लोग ये कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि नहीं उनके पास काला धन है, तो मुझे लगता है कि अगर लोग जिसे कहना चाहिए प्रमाण है उनके पास, तो
सीबीआई उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है, रेड करके पकड़ करके बंद करना चाहिए। ये मजाक उड़ा करके कि नहीं उनके पास सबसे ज्यादा काला धन है और इसलिए वो ये बोली, तो मुझे लगता है कि ये जो एक मानसिकता, जातिवादी मानसिकता होती है लोगों की कि नहीं गरीब है तो गलत होगा, दलित है तो गलत होगा, इस मानसिकता से लोग उनके ऊपर आक्षेप लगा देते हैं। जबकि ये जो भारत स्विट्जरलैंड में जिनका पैसा है वो कौन लोग हैं, उनका किनका काला धन है, उनकी अस्मिता तो नहीं दिखाई जाती या उनके ऊपर आक्षेप नहीं उठाया जा रहा, उनका नाम भी आप नहीं खोल सकते। लेकिन एक दलित लीडर है और महिला लीडर है तो आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं आसानी से। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों की जो मानसिकता है वो दूषित मानसिकता है। प्रश्न यह है कि क्या वास्तविकता में गरीबों की, मजलूमों की और अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की, दलितों की आवाज़ को लड़ने वाला जो व्यक्ति है, जो लग रहा था कि हाँ इस नोट बदली से सबसे ज़्यादा वही प्रभावित होगा, तो उसका लीडर कौन है? और बट नेचुरल है कि बसपा सुप्रीमो उसकी लीडर है और इसलिए वह यह प्रश्न को उठा रही हैं और उस तलखी से उठा रही हैं, उस कन्विक्शन से उठा रही हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। इधर एक लगातार मैं 2-3 सालों से नज़र रख रहा हूँ, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, चाहे वो रोहित का मामला हो, ऊना का मामला हो और अब नोटबंदी का मामला हो, जिस मामले को बीएसपी सुप्रीमो उठाती हैं संसद में वो देशव्यापी मुद्दा बन जाता है। तो क्या लग रहा है कि एक विपक्ष का बड़ा चेहरा वो बनती नजर आ रही है आपको? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि आज, पहले भी मैं कह चुका हूँ इस बात को कि आज जो बहुसंख्यक समाज है, चाहे वो दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो महिलाएं हो, ग्रामीण अंचल की महिलाएं हो, उन समाजों के सबसे बड़े चेहरे के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे लगता है संसद पटल पर लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वो है बसपा सुप्रीमो मायावती जी। और आज के उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव भी है, इसलिए उनकी जो पहुंच है उससे लोग डर जाते हैं। वो जब प्रश्न उठाती है तो उनको लगता है उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर मुझे लगता है कि बसपा काबिज होने जा रही है और इसलिए जैसे ही वो प्रश्न उठाती हैं लोगों को लगता है कहीं वो पीछे ना छूट जाएं, इसलिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं और वह मुद्दा अपने आप जो है राष्ट्र मुद्दा बन जाता है और उसमें जोर, मशक्कत और जोश आ जाता है, जिससे कि लगता है कि नहीं वो भी रिप्रेजेंटेशन पा जाएंगे, थोड़ा बहुत उनको भी कुछ मिल जाएगा। सर, चुनाव की बात की, आखिरी सवाल, नोटबंदी को जिसको आप नोटबदली कह रहे हैं, यूपी चुनाव में आपको इसका क्या असर होता दिख रहा है? मुझे लगता है नोट बदली से जो सबसे बड़ा तबका जिसको वो है मतलब नुकसान पहुंच रहा है वो है दलित समाज, जो पिछड़ा समाज, जो किसान है और बहुत बड़े रूप में अल्पसंख्यक समाज को भी, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज बैंकिंग कम करता है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है और उसकी आवाज़ बहन जी मुखर हो करके, दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, नोट बदली से उसके ऊपर जो असर पड़ रहा है उसको सबसे तेजी से उत्तर प्रदेश के लिए बसपा सुप्रीमो बहन जी उठा रही हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग देखेंगे कि सच्चा लीडर और सच्चा हितैषी उनका कौन है और इसलिए उनके पाले में ही वोट करेंगे। तो ये थे जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार, जो कि सोशल साइंटिस्ट भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, अर्थशास्त्र के भी ये जानकार हैं। तो इनकी माने तो जो इन्होंने एक नया नाम दिया है जिसको हम नोटबंदी कहा जा रहा है, उसको नोट बदली कहा है और कहा है कि इससे काला धन पर तो शायद असर न पड़े, लेकिन जो गरीब है, जो मजदूर है, जो हाशिए पर लोग हैं, उनके जीवन पर लंबे समय तक इसका खराब प्रभाव पड़ेगा, गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे शायद वो उभरने में उनको सालों लग जाएंगे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।